हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। केमिकल काइनेटिक्स का ही हम लोग जो कल तुम्हारा पेपर हुआ है, मैं आज उसका सिर्फ पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। क्या क्या दिक्कत थी, बहुत इजी पेपर था। मैं हर क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। वैसे तुम देखोगे ना तो बेटा पेपर ऐसा बनाया था कि आसानी से 50 में से 50 मार्क्स लाए जा सकते थे। ठीक है, अब तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है वो थोड़ा देखना होगा कि भाई क्या पूरे फोकस से तुम सॉल्यूशन, फोकस से उन क्वेश्चन को कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत इजी पेपर बनाया था मैंने तो। ठीक है, हम वन बाय वन क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, N2O5 से बन रहा था 2NO2 प्लस हाफ O2। इनिशियल प्रेशर दे रखा था 500 ATM, रेट कांस्टेंट दे रखा था इतना। अब इस रेट कांस्टेंट की यूनिट को ही देख के पता लग गया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आफ्टर 100 मिनट्स टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी, मिक्सचर का प्रेशर बताना है 100 मिनट के बाद कितना होगा। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लेता हूँ। N2O5 से बन रहा है 2NO2 प्लस हाफ O2, तीनों गैसेस हैं। स्टार्टिंग में प्रेशर कितना दे रखा है 500 ATM। ठीक है, 500 ATM दे रखा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ हाफ लाइफ निकाल लेता हूँ इसकी। इसका K दे रखा है कितना 1.386 इंटरमर्सी। अगर मैं सोचूं मैं इसकी हाफ लाइफ निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी। हाँ जी, हाफ लाइफ अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसकी हाफ लाइफ कितनी आएगी, हाफ लाइफ आ जाएगी 0.693। मैं इसलिए हाफ लाइफ सोच रहा हूँ क्योंकि जो तुम्हें देखो हमेशा क्या दिमाग में आया कि भाई हाफ लाइफ निकाली जाए, क्योंकि देख ना हाफ लाइफ 1.386 से करीब 0.693 के कुछ मल्टीपल में ही है। तो ध्यान देगा करो कि ऐसे केस में निकाल लिया करो। हाफ लाइफ आ जाएगी 1.386 इंटू माइनस 2, करके देख लेना, ये आ जाएगी 50 मिनट्स। चेक करना कितनी आ रही होगी, 50 मिनट्स आ रही होगी। समझ में आया भैया। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उससे हाफ लाइफ कितनी आएगी 50 मिनट। मतलब 50 मिनट हाफ लाइफ है, और ये कितना दे रखा है 100 मिनट दे रखा है, मतलब 100 मिनट के बाद की बातें कर रहा है। और हाफ लाइफ है 50 मिनट। और तुम्हें पता ही है फर्स्ट ऑर्डर के साथ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है वो तुम्हें आता ही है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि हर, मतलब हाफ लाइफ क्या नीड करती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करती है। मतलब पहले 50 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाएगी और अगले 50 मिनट में और आधी हो जाएगी। मतलब क्या, पहले 50 मिनट में तो 500 का आधा यानी कितना हो जाएगा 250, और अगले 50 मिनट में और आधा हो जाएगा 250 का, कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125 ATM हो जाएगा। हो गया, सही है या नहीं है। ये 500 से 125 कैसे लिखा, पहले 50 मिनट में 500 का 250 हो जाएगा और अगले 50 मिनट में 250 का 125 हो जाएगा। क्यों, हाफ लाइफ 50 मिनट में। तो पहले 50 मिनट में आधा 500 का आधा, और अगले 50 मिनट में और आधा यानी 250 का आधा यानी 125। ठीक है, और अब देखो, अब खुद सोचो बेटा, जब ये 1 मोल घटता है तो ये कितना बनता है 2 मोल। ये 1 मोल घटता है तो ये बनता है 2 मोल। तो ये जितना घटेगा ये उसका दुगना बनेगा और ये उसका आधा बनेगा। ठीक है, तो हो गया ना बेटा। ये 500 का कितना रह गया 125 रह गया है, 500 का रह गया 125, मतलब कितना घटा 375। 500 का रह गया 125, यानी कितना डिक्रीज हुआ 375। और 375 डिक्रीज हुआ तो ये कितना बनेगा डबल बनेगा। तो 350 75 का डबल 750। सही है नहीं है। हाँ जी, ये 500 का रह गया 125, यानी 375 खत्म हुआ, और जितना खत्म होगा उसका दुगना बनेगा। 375 का दुगना करोगे तो 750 बनेगा, और ये 375 घटेगा तो उसका आधा बनेगा। तो 375 का आधा कर लेना, वो आएगा 187.5। कितना एटीएम 187.5 एटीएम। 375, 375 का आधा करोगे तो आएगा 187.5 एटीएम। ठीक है, तो इसका मतलब 100 मिनट के बाद इसका प्रेशर पता लग गया, इसका पता लग गया, इसका पता लग गया। क्या हमसे सिर्फ N2O5 का पूछा है या किसका पूछा है, मिक्सचर का पूछा है, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मतलब तीनों को। देयरफॉर पी टोटल इज इक्वल टू कितना, पी टोटल कितना आ जाएगा बेटा 125 प्लस 750 प्लस 187.5। इसका मतलब कितना आ गया 7.5, ये ऐड करके देख लेना, ये आ रहा होगा 1062.5 एटीएम। तो आंसर क्या हो गया इस हिसाब से बेटा, आंसर हो गया बेटा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, तो पहले का आंसर बी होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बेटा। बेटा ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, गिवन द फॉलोइंग डायग्राम फॉर द, डायग्राम गिवन है तुम्हें कोई, द एंथैल्पी चेंज
एंड एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा ये तो नोट्स का सवाल है। इस ग्राफ को देख के तुम बताओ इसमें एंथैल्पी चेंज कौन सा है। एंथैल्पी चेंज क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, यानी कौन सा आ जाएगा? ये यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। मतलब क्या है? ये वाई आ जाएगा। मतलब डेल्टा एच तो आ गया वाई। सही है नहीं है बेटा? डेल्टा एच क्या होता है? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, जो किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, यानी कितना? वाई के इक्वल है। ठीक है। और क्या पूछा है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, रिवर्स मतलब सी प्लस डी से ए भी बनाना था, वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की हो जाएगी, मतलब एक्स प्लस वाई। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? बैक वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया सी। ये तो बहुत इजी था। ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सी प्लस डी से लेके यहां तक का, वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बेटा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? The rate constant of a first order reaction at 27 degrees 10 to the minus 3 minute inverse. The temperature coefficient of this reaction is 2. 27 डिग्री पर रेट कांस्टेंट दे रखा है और टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है, तो 17 डिग्री पर रेट कांस्टेंट क्या होगा? अरे बेटा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट आता है? हाँ जी। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है k एट t प्लस 10 डिग्री अपॉन k एट t डिग्री। मतलब 10-10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रेट कितना होता जाएगा? तो यहाँ पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, मतलब ये दे रखा है 2 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट डबल हो जाएगी, रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा 10 डिग्री बढ़ाने पर। तो 27 डिग्री पर इतना है, तो 17 डिग्री एग्जैक्टली बिल्कुल कितना घटाया है उसने? 27 से 17 कराया। 27 डिग्री पर इतना रेट कांस्टेंट है, तो 17 डिग्री पर कितना होगा? मैंने क्या बोला था कि हर 10-10 डिग्री बढ़ाने पर रेट डबल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। लेकिन ये 10 डिग्री बढ़ा नहीं रहा, 10 डिग्री घटा रहा है। तो अगर 10 डिग्री बढ़ाने से रेट डबल होगा तो 10 डिग्री घटाने से रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है भैया। के जो है वो 27 डिग्री पर तो कितना है? 10 की पावर माइनस 3 है। ठीक है। तो जो के होगा 17 डिग्री पर, वो इसका आधा ही तो होगा भैया। 27 डिग्री पर जो के है, 27 डिग्री पर जो के है, तो 17 डिग्री पर का के जो होगा वो क्या होगा? इसका आधा ही तो आएगा। क्यों? हर 10-10 डिग्री पर दुगना होता जाएगा। क्यों? तो ये दिख रहा। तो अगर 10 डिग्री बढ़ाने पर दुगना होगा तो 10 डिग्री घटाने पर आधा भी तो हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? चेक कर लेना। ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मिनट इनवर्स। तो फिर बेटा इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया सेकंड का? इसका आंसर आ गया बेटा बी। आंसर आ गया इसका भी। आंसर क्या आ गया बेटा? बी। ठीक। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। अ कैटलिस्ट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय 25%। जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को 25% घटा देता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को 25% घटा देता है। ठीक है। ये इसने बोला है। तो मेरे को वो टेम्परेचर बताना है जिस पर at which rate of uncatalyzed reaction will be equal to the that one of catalyzed one at 27 डिग्री। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि भैया वो टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर क्या होगा जिस समय अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट कैटलाइज्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए 27 डिग्री पर। मतलब कैटलाइज्ड रिएक्शन जो हो रही है वो 27 डिग्री पर हो रही है, और जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन हो रही है उसका पता नहीं, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है। चलो तो मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जो तुम्हें काम आएगा। वो है बेटा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। क्या फॉर्मूला लिखा है बेटा मैंने? एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है। देखो भैया, टेम्परेचर का और कैटलिस्ट का ए पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ना तो टेम्परेचर से कोई इफेक्ट आता है ए पे, ना ना कैटलिस्ट का फर्क आता है। ठीक है। और दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे और अलग अलग, एक बार कैटलिस्ट ले रहे हैं एक बार नहीं ले रहे हैं, तो रेट क्या आना है? बराबर आना है। और ये तो बराबर होता ही है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ
कि EA uncatalyzed अपॉन RT, T कौन सा, uncatalyzed, इज इक्वल टू EA catalyzed अपॉन RT catalyzed। सही करा क्या मैंने ये? हाँ बेटा, कैसे लिखा? देखो, तुम्हें क्या बताना है, वो टेम्परेचर जिस पर रेट बराबर हो जाए। रेट बराबर होने का मतलब है रेट कांस्टेंट बराबर होना। मतलब जब कैटलिस्ट ले रहे हो और जब नहीं ले रहे हो तो रेट बराबर आना चाहिए, मतलब के बराबर आना चाहिए। के बराबर होना चाहिए, ए तो बराबर होता ही है, ठीक है। तो के भी बराबर है, ए भी बराबर है, तो ये टर्म भी क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। ये वाला जो टर्म है, अरे भैया के बराबर आना चाहिए, ए बराबर होता ही है, तो ये बराबर, तो ये भी क्या आएगा, दोनों के लिए बराबर ही तो आएगा। तो मैंने वही लिखा है, ई ए अनकेटलाइज्ड अपॉन आर टी अनकेटलाइज्ड, ई ए अनकेटलाइज्ड अपॉन आर टी अनकेटलाइज्ड इक्वल टू ई ए कैटलाइज्ड अपॉन आर टी कैटलाइज्ड। आर से आर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो कैंसिल हो जाएगा तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं यहां से लिख सकता हूं ई ए कैटेलाइज्ड डिवाइड बाय ई ए uncatalyzed is equal to is equal to temperature catalyzed अपॉन टेम्परेचर अनकैटेलाइज्ड, ठीक है बेटा, अनकैटेलाइज्ड। तो यहां से बेटा क्या आएगा, यहां से आ जाएगा बेटा, अब तुम्हें ये खुद कह रहा है कि जब कैटलिस्ट ले रहे हो तो 25% घट जाती है। जब कैटलिस्ट लेते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी घट जाती है, 75%। मतलब जितनी पहले थी एक्टिवेशन एनर्जी, अब उसका कितना रह जाएगा, 75% रह जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 0.75। शायद समझ गए होंगे। जितना भी था 25% था, घट गया। मतलब जब कैटलिस्ट नहीं यूज किया था, जब कैटलिस्ट यूज नहीं किया था उस समय जितनी एक्टिविटी थी, अब उसकी सिर्फ 75% रह जाएगी। क्यों, 25% घट गई, तो ये 0.75 रह जाएगा सिर्फ, है ना। इज इक्वल टू कितना, कैटलिस्ट जब ले रहे हैं तो कितना टेम्परेचर आना चाहिए, 27 डिग्री, 27, लेकिन डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं, कितना रखेंगे, 300 अपॉन टेम्परेचर अनकैटेलाइज्ड, ठीक है। तो यहां से टेम्परेचर अनकैटेलाइज्ड कितना आ गया, ये आ गया 300 डिवाइड बाई 0.75, मतलब कितना, 400 केल्विन। 400 केल्विन का मतलब कितने डिग्री, 127 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर कितना आ गया बेटा, तो आंसर आ गया बी, ठीक है। आंसर कितना आ गया, बी आ गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, for a reaction of reversible nature, net rate is dx by dt equal to k1ab minus k2c, the reaction is। अब देखो रिएक्शन का जो रेट दे रखा है k1ab माइनस k2c दे रखा है, मतलब c के रेट को घटा रहा है वो। अब c के रेट को घटा रहा है, इसका मतलब c किस में बन रहा होगा बेटा, प्रोडक्ट में बन रहा होगा। और रिएक्शन बट ऑब्वियसली वो कौन सी रही होगी, देखो देखो देखो, सिंपल सी बात है, रिएक्शन कौन सी रही होगी, a प्लस बी से क्या, c, यही रिएक्शन रही होगी। ये K1 और ये क्या हो जाएगा K2। अब नेट रेट, अब रेट क्या हो जाएगा, रेट आ जाएगा K1 इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 1 माइनस K2 इंटू सी। माइनस क्यों करा, क्योंकि ए और बी सिर्फ घट नहीं रहे हैं, उसके साथ साथ बन भी रहे हैं, तो उसके रेट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा बेटा, ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये तो बेटा साफ साफ दिख ही रहा है, इन अ होमोजेनियस कैटलाइज्ड रिएक्शन, हाँ जी, if a homogeneous catalytic reaction following three alternatives A and B or three are followed, then which of the following indicate the relative ease with the reaction occurs। मेरे को बताना है कौन से पाथ में सबसे आसानी से रिएक्शन होगी। तुम्हें बड़ी आसानी से दिख रहा होगा, जो सी पाथ है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी देख लो, बी वाले पाथ में देख लो, ए वाले पाथ में देख लो। किस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, सी में इतनी चाहिए, बी में उससे ज्यादा चाहिए, ए में और भी ज्यादा चाहिए।
तो जिस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी उसमें रिएक्शन आसानी से होगी। जिस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी वो रिएक्शन आसानी से होगी। तो किस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए? सी वाले में। तो जो इजी होगी रिएक्शन वो सी वाली होगी। जो पाथ होगा सी वाला पाथ आसान होगा क्योंकि इसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी। तो सी, फिर बी, फिर ए। तो आंसर क्या आ गया बेटा? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कैसे? क्या लिख दिया? कैसे लिख दिया मैंने? लेस एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? इजियर विल बी द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी लेस होगी, रिएक्शन इजी होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? टू डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैव रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 और K1 K2 से ज्यादा दे रखा है। K1 K2 से ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या बोला है? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया उसने T1 से T2, तो नए रेट कांस्टेंट बन गए K3 और K4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ा देता है वो, तो ये जो K1 है वो हो गया अपना अब K3 और जो K2 है वो हो गया K4। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहली रिएक्शन का K1 से K3 हो गया और सेकंड रिएक्शन का K2 से K4 हो गया। इसका K1 से K3, इसका K2 से K4। ठीक, ये हो गए हैं। अब क्या हुआ है? हाँ जी, इसका K1 से K3 हो गया, इसका K2 से क्या हो गया? K4 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब तुम्हें पता होगा जब भी टेम्परेचर बढ़ता है रेट कांस्टेंट क्या होता है? K इंक्रीजेस। रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ही। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है रेट कांस्टेंट बढ़ता है। ये मैंने लिखा ही रखा है, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। ठीक है, तो इसका मतलब जो K1 से K3 हो गया था, इसका मतलब K3 ज्यादा होगा K1 से, और K2 से K4 हो गया तो K4 ज्यादा होगा K2 से। तो सिंपल सी बात है, K1 से K3 हुआ, इसका मतलब K3 इज ग्रेटर देन K1, और K2 से K4 हुआ, इसका मतलब K4 से ग्रेटर देन K2। ठीक है, सिंपल सी बात है ना भाई कि पहली रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट था वो K1 था, उसके बढ़ के वो कितना हो गया? K3 हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो K3 K1 से ज्यादा आएगा। दूसरी रिएक्शन का K2 था पहले, बाद में हो गया K4, इसका मतलब K4 K2 से ज्यादा होगा। अब आपस में रिलेशन नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये पहली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना बढ़ेगा, दूसरी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना बढ़ेगा। ये तो पता है बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है पहली रिएक्शन का कम बढ़े और दूसरी का ज्यादा बढ़े, या उल्टा भी हो सकता है। वो मैं कह नहीं सकता, वो तो एक्टिवेशन एनर्जी सब पता होनी चाहिए तभी बता सकता हूं मैं। ठीक है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ जो पहली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 से K3 हुआ टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो ये रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। K3 K1 से ज्यादा आएगा ही आएगा और K4 K2 से ज्यादा आएगा ही आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा आंसर 7th का कौन सा हो गया? 7th का आंसर भी हो गया बेटा बी। ठीक, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत आसान सवाल थे यार। अब तो ये भी देखो एक थोड़ा ध्यान से देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फिर तुम्हें बताना है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक रिएक्शन का रेट हमेशा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। क्या सही है? नहीं सही है। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है ये वो गलत है। क्यों रॉन्ग है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू के। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है क्या? नहीं। इसमें क्या लिखा है कि रिएक्शन का रेट हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू। ये गलत है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती ही नहीं है, वो तो रेट कांस्टेंट होती है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा स्टेटमेंट, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो स्टोइशियोमेट्री देख के पता लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री देख के कोफिशिएंट बराबर ऑर्डर, ऑर्डर जो एलिमेंट्री रिएक्शन का होता है वही होता है जो कोफिशिएंट्स होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं बता सकते, कॉम्प्लेक्स के लिए तो पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए, लेकिन एलिमेंट्री के लिए जो कोफिशिएंट होते हैं वही ऑर्डर बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो एन एक्सपोनेंशियल। हाँ बिल्कुल ठीक है।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन कैसे वेरी करती है, एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, AT = A0 × e⁻ KT। तो ये भी करेक्ट है। तो पहला गलत है, बाकी दूसरे और तीसरे सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया फिर बेटा इसका? आंसर हो गया सी, कि स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, एक्सपोनेंशियली तो वेरी करती है जीरो फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में लीनियरली वेरी करती है, फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियली वेरी करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, तो बिल्कुल, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। दोनों क्राइटेरिया होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी होता है और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होता है। ठीक है ना, तभी कॉलिजन, एक्टिवेशन एनर्जी भी एक क्राइटेरिया है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी एक क्राइटेरिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पूरा नोट्स का सवाल है, तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अब डायरेक्टली मैं आंसर लिख सकता हूँ, आंसर इज सी। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा, फॉर अ रिएक्शन 2H2 + 2NO gives N2 + 2H2, रेट लॉ इज, रेट लॉ गिवन है बेटा रिएक्शन का, कितना रेट लॉ है बेटा? हाँ जी, रेट गिवन है K इंटू NO का होल स्क्वायर H2 की पावर 1। तो कौन सा स्टेप स्लो स्टेप होगा? अब देखो बेटे, तो बड़ा कॉमन सेंस से भी आ जाने वाला है, ये इसका 2 है, इसकी पावर 1 है। देखो ध्यान से देखो, पहला स्टेप 1 इज द स्लो स्टेप, क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? अगर N2O2 अगर स्लो, ये पहला स्टेप अगर स्लो स्टेप हुआ, तो बेटा पहला स्टेप अगर स्लो स्टेप होगा, तुम चेक कर सकते हो, अगर पहला स्टेप स्लो हुआ तो क्या जो रेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। स्टेप 2 अगर स्लो हुआ, तो तुम देख लो, स्टेप 2 अगर स्लो होता है तो क्या होने वाला है? स्टेप स्लो 2 अगर स्टेप स्लो होता है तो रेट क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O2 इंटू H2, यही लिखोगे, पावर में 1। लेकिन क्या N2O2 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि N2O2 तो क्या है? इंटरमीडिएट रिएक्शन का, तो हटाना पड़ेगा। N2O2 को तो क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। कहां से हटेगा? यहां से हटेगा। कैसे हटेगा? ऊपर से रिएक्शन से हम K इक्विलिब्रियम क्या लिख देंगे? K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, इसको रिवर्सिबल का साइन बनाना चाहिए था स्टेप 1 में, इसने बना नहीं रखा है, वो थोड़ा ठीक है, रिवर्सिबल है पहली रिएक्शन। NO से क्या बन रहा है? N2O2। ठीक है, तो जो पहली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आएगा बेटा N2O2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय NO की कंसंट्रेशन की पावर 2, N2O2 की कंसंट्रेशन अपॉन NO की पावर 2। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां से हम लोग N2O2 को क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं हम K इक्विलिब्रियम इंटू NO का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? रेट इज इक्वल टू आ गया K इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू NO का स्क्वायर और H2 की पावर 1। वही आ गया जो रिक्वायर्ड था, यही आ गया ना, और यही तो दे रखा था रेट लॉ, NO का पावर 2, NO2O की पावर 1, ये आ गया। तो आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया सी। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, फॉर अ रिएक्शन A गिव्स प्रोडक्ट -dA/dt इज इक्वल टू K। ध्यान से देखो, -dA/dt इज इक्वल टू K, -dA/dt इज इक्वल टू K। यहां से क्या पता लग रहा है कि रेट A के घटने का रेट बराबर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बराबर है। इसका मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है? हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि -dA/dt किसके इक्वल दे रखा है? सिर्फ के इक्वल दे रखा है ना? अरे भैया, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट किसी के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। वरना तो क्या होता, अगर वरना ए की पावर 1 होती, ए की पावर 2 होती, -dA/dt इक्वल टू के ए की पावर 1, के ए की पावर 2, के ए की पावर 3। नहीं है, रेट कौन सी रिएक्शन हो गई? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें चाहिए एट 20 मिनट्स रेट ऑफ रिएक्शन, 20 मिनट के बाद रिएक्शन का रेट क्या होगा?
20 मिनट के बाद रिएक्शन का रेट क्या होगा? अब तुम ये खुद बताओ मुझे, क्या रेट जो है बदलता है जीरो ऑर्डर में? क्या जीरो ऑर्डर में रेट बदलता है? हाँ जी। रेट किसके इक्वल है? के इक्वल तो है। सिंपल सी बात है बेटा, रेट किसके इक्वल है यहाँ पर? मैं और अच्छे से लिख देता हूं बेटा। रिएक्शन है ना ए से प्रोडक्ट, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्यों लिखा है बेटा मैंने रिएक्शन? क्योंकि कॉफिशिएंट कितना है? ए का 1 कॉफिशिएंट है। 1 कॉफिशिएंट मतलब ए के घटने का रेट और रिएक्शन का रेट बराबर ही होगा, ठीक है। ए के घटने का रेट, और ये किसके इक्वल होगा बेटा? के इक्वल होगा। रेट किसके इक्वल हो जाएगा? के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को सिर्फ क्या निकालना है? के निकालना है, ठीक है। और जब ये पूछ किस पे रहा है? 20 मिनट में पूछ रहा है। ये 20 मिनट में पूछे या 50 मिनट में पूछे या 100 मिनट में पूछे, 1000 मिनट में पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रेट तो कांस्टेंट होगी। किसके इक्वल होगी? के इक्वल। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा इसके पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ता। रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चाहिए इसने 20 मिनट में पूछा होता या 10 मिनट में पूछा या 50 मिनट में पूछे, रेट कांस्टेंट तो बराबर ही आएगा, यानी रेट तो बराबर ही आएगा। मतलब मेरे को क्या निकालना है? के निकालना है, तो निकल जाएगा यार, आसान है। क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। तो के क्या आ जाएगा? के आ जाएगा ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के अपॉन टी। ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, कोई भी रख लो। ए नॉट कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। ए टी कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। कितने टाइम पर? 5 मिनट के बाद। तो कितना आ गया? 2/5, 0.4। कितना आ गया? 0.4 आ गया। सही है नहीं है? ए नॉट कितना दे रखा था बेटा? ए नॉट दे रखा था 20, और ए टी कितना दे रखा था? 18। तो 20 माइनस 18, कितने टाइम के बाद? 5 मिनट के बाद। अब तुम सोचोगे सर पूछा 20 मिनट पे और कर तुम 5 मिनट पे रहे हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बोलोगे कि भाई पूछा 20 मिनट पे और कर तुम रहे हो 5 मिनट के लिए। कि भाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेटा जो रेट है ए के घटने का चाहे रिएक्शन का, वो रेट कांस्टेंट के बराबर है, और रेट कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो चाहे रेट निकाल लो चाहे रेट कांस्टेंट निकाल लो, बात एक ही है। और रेट कांस्टेंट कभी भी निकाल लो, एक ही बात है, क्योंकि वो तो सेम ही आने वाली है। तो रिएक्शन का तो 20 मिनट से यहाँ कोई लेना देना नहीं। ये 50, ये 10 मिनट भी होता तो भी यही आता, ये 12 मिनट होता तो भी यही रेट आता, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया बेटा अपना 0.4। समझ गए होंगे? ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t। log k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा है, ये रहा। ox यानी y इंटरसेप्ट दे रखा है कितना? 5, और स्लोप दे रखी है -1/2.3। ये कितना होगा? इक्वेशन याद है? याद है तो समझ में आ जाएगा। इक्वेशन क्या होती है? log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। क्या इक्वेशन होती है बेटा? इक्वेशन होती है log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। ये कोई इक्वेशन होती है, log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। चलो, इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस इक्वेशन को कैसे, किससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं? y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ग्राफ किस किस के बीच में? log k और 1/t के बीच में है ना। तो ये तो हो गया y, और 1/t क्या हो गया? x, और स्लोप क्या हो गई? -e/2। मतलब इस लाइन की जो स्लोप है, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर, ये होती है स्लोप, ठीक है। तो माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर की वैल्यू कैलोरीज में 2 होती है, इज इक्वल टू, और स्लोप बेटा दे रखी है क्या हमें? स्लोप दे रखी है कितनी? -1/2.03। वैसे हमारे लिए कितनी थी स्लोप इसकी? -e/2.33, और इसने कितनी दे रखी है? -1/2.33। तो इसे हम लोग इक्वल रख देंगे -1/2.303 के। तो माइनस से माइनस चला गया, 2.33 चला गया, तो ई ए कितना आ गया बेटा? यहाँ से ई ए आ गया 2 कैलोरीज। ई ए कितना आ गया बेटा? 2 कैलोरीज आ गया, ठीक है। यही पूछा था हमसे, तो ई ए का आंसर आ गया 2 कैलोरीज। कितना आसान था यार, बस। और तुम सोचोगे यार ये भी तो दे रखा है ओ एक्स बराबर 5, वाई इंटरसेप्ट।
वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, log a के इक्वल, लेकिन आर्हेनियस कांस्टेंट इसने पूछा ही नहीं, तो काम ही नहीं आया हमारे। ठीक है, चलो ये तो क्वेश्चंस हो गए थे अचीवर्स 1 सेक्शन के। अब 2-3 सवाल अचीवर 2 में ये इसमें से नहीं थे, कुछ अलग 2-3 क्वेश्चन और थे जो अचीवर 2 में दिए थे मैंने, मैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेता हूँ जो 1 में नहीं थे लेकिन 2 में थे। ठीक है, चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेंगे हम लोग सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl whose डेंसिटी इज 1.2। मेरे को मोलैरिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मोलैलिटी चाहिए तो हो जाएगा। मोलैरिटी कितनी है, 3। मोलैरिटी है 3, फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें, लीटर में। ठीक है, क्या कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना मान लिया, 1 लीटर। फायदा क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर मानोगे, देयरफॉर सॉल्यूट के मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, 3 आ जाएंगे। सॉल्यूट के मोल्स आ गए 3, तो मास कितना आ गया सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मास आ गया बेटा 3। सॉल्यूट है कौन, NaCl, तो 3 इंटू 58.5, 3 इंटू 58.5 करके देख लेना, ये आ रहा होगा 175.5। ठीक है, और ये क्या निकली है बेटा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन की क्या है, डेंसिटी, तो मास आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, हाँ 1000 इंटू 1.25 मतलब 1250 ग्राम। अब बस हो गया काम अपना, निकल जाएगा। क्या निकालनी है, मोलैलिटी तो निकालनी है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कितने आ गए थे, 3, डिवाइड बाई सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का वेट मतलब 1250 में से माइनस कर दो 175.5 को, ये तो ग्राम में आएगा, किलोग्राम में बदलने के लिए इंटू 10⁻³ करके देख लेना कितना आ रहा होगा, 2.79 आ रहा होगा। ये मोलैलिटी आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर द रिएक्शन x प्लस 2y से क्या बन रहा है, z बन रहा है। x के मोल दे रखे हैं, y के मोल दे रखे हैं, x के मोल हैं, y के मोल हैं, किसके मोल बताने, z के मोल बताने। हो जाएगा बेटा, सिंपल है, x प्लस 2y से बन रहा है z। इसके कितने मोल हैं, 5 मोल, इसके कितने मोल हैं, 9 मोल। z के मोल बताने, Lr कौन है, ऑब्वियसली Lr लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो 2 से बनता है 1, 9 से कितना बनेगा, 4.5 मोल बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा इसका डी। 2 से 1 तो 9 से 4.5। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया था, इसका आंसर भी डी आ गया था। एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो और कर लेते हैं। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, क्या है, एक रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ बेटा, MnO2 प्लस 4HCl से बन रहा है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक, ये कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए इसके 2 मोल दे रखे हैं और इसके 4 मोल दे रखे हैं। तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, यही कौन हो जाएगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो कैसे पता लगाओगे, 4 मोल से बनता है 1 मोल, और इसके मोल भी कितने, 4 मोल ही हैं। 4 से कितना बनता है, 1 ही बनता है। इसका मतलब इसके मोल निकल गए कितने मोल, 1 मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। और यहाँ कितना दे रखा है बेटा, 11.2 लीटर दे रखा है, मतलब कितना मोल दे रखे हैं Cl2 के, 11.2 अपॉन 22.4, कितना, आधा मोल दे रखा है, मतलब बनेगा 0.5 मोल, और बनना चाहिए था कितना, 1 मोल। मतलब यील्ड कितनी हो गई, यील्ड हो गई 50%। कितनी हो गई, 50%। तो आंसर क्या आ गया बेटा, इसका भी आंसर आ गया बी। कितना आंसर आ गया, बी। मोल कैसे निकाले, 11.2 अपन 22.0.5, मतलब बनना चाहिए था 4 मोल से कितना, 1 मोल। 4 मोल से बनना चाहिए था 1 मोल, लेकिन बना कितना है, 0.5 मोल। मतलब यील्ड कितनी है, 50% है। ठीक है बेटा।